हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम कॉन्कॉर्ड भी है। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, आपसी कोऑर्डिनेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी सामंजस्य, इनका एग्रीमेंट। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशंस में एरर फाइंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो इस टॉपिक को हमें ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इंट्रोडक्शन, इसका एक परिचय हमें जान लेना ज़रूरी है। Subject, the doer of action or the person or thing that we are talking about in a sentence is the subject for the sentence। किसी भी वाक्य में कोई भी कर्ता या वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, उस वाक्य का कर्ता होता है। मीन्स इसके दो फंक्शन हो सकते हैं। जो सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वो सब्जेक्ट होता है। कई बार ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो जो व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही व्यक्ति और वस्तु हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा मेन पॉइंट है हमारा वर्ब। द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज नोन एज वर्ब। किसी भी वाक्य में जो एक्शन वर्ड है वो हमारी वर्ब होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो वह पत्र लिखता है, वह एक्शन क्या ले रहा है, पत्र लिखने का एक्शन है। तो जो एक्शन वर्ड है वो राइट है, तो वो आपकी वर्ब हो गई। और जो एक्शन लेने वाला है वो ही है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया ही और राइट्स हो गई वर्ब। अब आपको समझ में आ गया हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स that the subject and verb must always agree in number। कहने का मतलब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम नंबर में होनी चाहिए। सेम नंबर का मतलब अगर सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। तो ये जो नंबर है, ये जो वचन है इसके, एक वचन बहुवचन, वो दोनों के सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सेंटेंस सही है, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस में एरर है। We all know that a verb changes its form to tell time or tense, but it also can change its form to indicate about the number of its subject। हम जानते हैं कि वर्ब जो है अपनी फॉर्म को बदलती है, जैसे गो से वेंट हो गई, फिर गॉन हो गई। तो हम जब ये वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करती है तो हम टेंस या टाइम का आइडिया लगाते हैं कि ये जो बात है, ये जो एक्शन है, कौन से टेंस में या कौन से टाइम में हुआ होगा। ठीक उसी तरीके से वर्ब अपनी फॉर्म से हमें ये भी इंडिकेट करती है कि वो जिस सब्जेक्ट के साथ में यूज़ की जा रही है वो सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। एग्जाम्पल के तौर पे द गर्ल डांसेज। अब यहाँ पे डांसेज वर्ब है, तो वर्ब सिंगुलर है, एक वचन है, और गर्ल भी एक वचन है। तो वर्ब ने हमको इंडिकेट किया कि जिसके साथ इसका यूज़ किया गया है वो सब्जेक्ट एक वचन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स डांस। तो यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है और डांस भी प्लूरल है। मित्रों, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विशेष तौर से, कि किसी भी वर्ब के साथ में अगर एस या ई एस जुड़ता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, एक वचन हो जाती है। जैसे डांस के साथ हमने एस जोड़ दिया तो डांसेज हो गया, तो वो एक वचन हो गई। ऐसा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि वर्ब की जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब एक वचन हो जाती है, और विदाउट एस और ई एस वो बहुवचन रहती है। जबकि नाउन के साथ में अपोजिट है, इसका उल्टा है। कोई भी संज्ञा है उसके साथ में एस और ई एस जोड़ने से वो बहुवचन हो जाती है। यहाँ पे ये वर्ब एक वचन हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे गर्ल लड़की, द गर्ल डांसेज, लड़की नाचती है, तो एक लड़की की बात हो रही है। गर्ल में कोई एस और ई एस नहीं है, इसलिए वो एक वचन है। लेकिन डांसेज में एस और ई एस जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका एक वचन है। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो।
कि नाउन और वर्ब दोनों में अलग अलग फंक्शंस हैं। नाउन के साथ में एस या ई एस जुड़ने से वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और वर्ब के साथ एस और ई एस जुड़ने से वो सिंगुलर हो जाती है, एक वचन हो जाती है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। और देखिए हमने यहाँ पे देखा कि गर्ल डांसेज और गर्ल्स डांस, तो यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब आपके सेंटेंस सही है। लेट अस स्टडी द रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक एक करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1, when two or more subjects are joined by and are considered plural and required a plural verb। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में एंड कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको हम बहुवचन मानेंगे, और उनके लिए जो क्रिया का प्रयोग होगा वो भी बहुवचन क्रिया होगी। उदाहरण आप देखें, पहला उदाहरण, रोहन, मोहन एंड सोहन वॉक टू द स्कूल। अब रोहन, मोहन एंड सोहन तीन अलग अलग लोग हैं, तीनों को अगर इंडिविजुअली लिया जाए तो तीनों सिंगुलर है, लेकिन हमने इनको एंड से जोड़ दिया, रोहन, मोहन एंड सोहन। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं तो उनको हम बहुवचन के रूप में ट्रीट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया, इसलिए वर्ब भी हमारी बहुवचन होगी। तो हमने वॉक्स नहीं लिखा बल्कि वॉक लिखा, क्योंकि हमको प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आपका सेंटेंस हो गया रोहन, मोहन एंड सोहन वॉक टू द स्कूल। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सब्जेक्ट हमारा सोहन एक वचन है, मोहन एक वचन है, रोहन एक वचन है, और वर्ब बहुवचन कैसे आ गई। तो आपके लिए ये रूल काम करेगा कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए होंगे तो उनको हम प्लूरल मानेंगे, बहुवचन मानेंगे। दूसरा उदाहरण देखें, राम एंड हिज फ्रेंड्स वॉक टू द प्लेग्राउंड। राम और उसके दोस्त प्लेग्राउंड की ओर जाते हैं। यहाँ पर भी राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स और राम दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल होंगे, और हमारी वर्ब भी प्लूरल वॉक हो गई। तो हमारे यहाँ सेंटेंस जो यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हम उनको बहुवचन के तौर पे ट्रीट करेंगे, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। दूसरा रूल बोलता है, इफ अ सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय वर्ड्स लाइक ईच और एवरी दैट विल बी कंसिडर्ड सिंगुलर एंड विल टेक अ वर्ब सिंगुलर इन नंबर। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ में ईच या एवरी शब्द जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस सब्जेक्ट को हम एक वचन के तौर पे ट्रीट करेंगे, और उसके साथ आने वाली क्रिया भी एक वचन ही होगी, चाहे वो एंड से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। एग्जाम्पल्स देखें आप, ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्कूल। अब यहाँ पे देखिए बॉय एंड गर्ल दो अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों को एंड से जोड़ रखा है। तो हमारा पहला रूल बोलता था कि दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं तो बहुवचन होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस उदाहरण में इसको एक वचन माना है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ईच वर्ड जुड़ गया है। तो ईच या एवरी वर्ड जब किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उसको एक वचन की तरह ट्रीट करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्कूल, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर है वॉक्स, और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम एंड ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड्स प्लूरल वर्ड आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ में वर्ड ईच जुड़ा हुआ है, और जहाँ भी ईच वर्ड जुड़ जाता है सब्जेक्ट के साथ में तो उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, एक वचन के तौर पे मानेंगे, और आने वाली वर्ब भी एक वचन ही होगी। जैसे कि राम एंड ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉक्स टू द प्लेग्राउंड। राम और उसका हर एक दोस्त प्लेग्राउंड की ओर जाता है। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट को हमने एक वचन माना है और आपकी वर्ब भी एक वचन ही आएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रूल नंबर 3, इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नॉर और बट, द वर्ब मस्ट ओनली एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। कहने का मतलब, यदि कोई बहुवचन सब्जेक्ट और, नॉर या बट शब्द से आपस में जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट दो या दो से अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ब एक वचन होगी या बहुवचन होगी। इसके लिए हमें वर्ब से सबसे नज़दीक में जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वर्ब के सबसे नज़दीक का जो सब्जेक्ट है
वो अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, वर्ब के सबसे नज़दीक का जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। ईदर राम और श्याम वॉक्स टू द स्कूल, ईदर राम और श्याम वॉक्स टू द स्कूल। अब यहाँ पे आपका वर्ड और से जुड़ा हुआ है, और राम और श्याम, तो और आ जाने की वजह से आपका नियरेस्ट वर्ड वो वर्ब है वॉक, वॉक के सबसे नज़दीक का सब्जेक्ट है श्याम, तो श्याम एक वचन है इसलिए वर्ब भी एक वचन आएगी, श्याम वॉक्स टू द स्कूल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरे उदाहरण में देखिए, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वॉक टू द स्कूल। दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि वर्ब वॉक के नज़दीक का जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है हीज फ्रेंड्स हैं, वो प्लूरल है, बहुवचन है। हीज फ्रेंड्स बहुवचन होने की वजह से हमारी वर्ब भी वॉक बहुवचन के तौर पे आई, इसलिए हमारा सेंटेंस नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वॉक टू द स्कूल बिल्कुल करेक्ट है। अगला उदाहरण आप देखें, तीसरा, नॉट राम बट हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बट वर्ड आ गया है, इसलिए वही चीज़ हमको वही रूल फॉलो करना है कि बट के आने के बाद में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के उसी को हम कंसिडर करेंगे उसका नंबर देखने के लिए। तो हीज फ्रेंड्स वॉक के सबसे नज़दीक है हीज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल, वॉक प्लूरल हो गया। तो आपका सेंटेंस हो गया नॉट राम बट हिज फ्रेंड्स वॉक टू द प्लेग्राउंड, सेंटेंस करेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस, नॉट राम बट हिज ब्रदर, बट आया इसलिए नियरेस्ट सब्जेक्ट हीज ब्रदर, ब्रदर एक वचन है इसलिए वर्ब भी एक वचन होगी, तो वॉक की जगह पे यहाँ पे वॉक्स हो गया। तो आपका सेंटेंस हो गया नॉट राम बट हिज ब्रदर वॉक्स टू द स्कूल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और, नोर या बट शब्दों से जुड़े हुए हों तो वर्ब के सबसे नज़दीक का जो सब्जेक्ट है उसी का हम वचन ध्यान में रखेंगे। उससे पहले वो चाहे एक वचन हो या बहुवचन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वर्ब के सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर वह एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, अगर वह बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। फोर्थ रूल बोलता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे कि एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईदर, नीदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, समबडी, समवन, समथिंग, ऐसे जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं आर यूजुअली सिंगुलर, ये अक्सर सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस, और जहाँ पे ये आ जाते हैं वहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाएगी। उदाहरण आप देखें, एवरीवन गोज़ टू द स्कूल, एवरीवन आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एक वचन है इसलिए वर्ब भी गोज हो गई, वो भी एक वचन हो गई। अगर इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे होता तो वर्ब भी प्लूरल होती, गोज की जगह पे गो होता। जैसे स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल गो हो जाएगी, स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन आया है एवरीवन, जिसको हम एक वचन मानते हैं, इसलिए सब्जेक्ट एक वचन होने की वजह से वर्ब भी आपकी एक वचन है, एवरीवन गोज टू द स्कूल। दूसरा उदाहरण है एवरीथिंग कम्स बैक इवेंचुअली, यहाँ एवरीथिंग फिर एक बार इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एक वचन है इसलिए वर्ब कम्स वो भी एक वचन है। समवन इज गोइंग दैट साइड, समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए इज गोइंग वर्ब एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट होने से वर्ब भी सिंगुलर। somebody हैज स्टोलन माई पर्स, somebody इंडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए हैज स्टोलन भी एक वचन। नो वन वॉन्ट्स टू गेट पनिश्ड, नो वन इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर इसलिए वर्ब वॉन्ट्स भी सिंगुलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ कहीं भी इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के तौर पे तो हम उसको एक वचन मानते हैं और उसके बाद आने वाली वर्ब भी एक वचन होगी। जैसा कि यहाँ पे 5 एग्जांपल्स दिए गए और 5 एग्जांपल्स में हमने देखा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए आने वाली वर्ब भी एक वचन है क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, the subject of a verb is never in a prepositional phrase or formal phrase. That is why you must isolate the phrase and find the proper subject in such sentences. रूल नंबर 5 बोलता है कि जब आपके सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ में सब्जेक्ट भी आता है, सब्जेक्ट के साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है, उसके बाद वर्ब आती है।
तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप आइसोलेट कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें और बाकी जो आपका सेंटेंस का पार्ट बचा है उसमें से सब्जेक्ट को ढूंढें। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वर्ब एक वचन यूज़ करें, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन का प्रयोग करें। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, उनको देखने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। द मदर डक विद ऑल ऑफ हर डकलिंग्स वॉक्स टू द गार्डन। अब यहाँ पे मदर डक सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हुआ विद ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स। अब यहाँ पे मदर डक और उसके अपने छोटे बच्चों के साथ, डकलिंग्स के साथ में वो गार्डन की तरफ जाती है। अब यहाँ पे द मदर डक सब्जेक्ट है, विद ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो आप डकलिंग्स वर्ड से कंफ्यूज ना हो कि आपका सब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंस आपके कंपटीशंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रीपोजिशन आई है, जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें मदर डक के बाद में विद प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद में जो भी पार्ट है सेंटेंस का वर्ब से पहले वो सारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में आप देखिए द मदर डक के बाद इंक्लूडिंग वो भी एक प्रीपोजिशन है, एज वेल एज वो भी एक प्रीपोजिशन है, फोर्थ सेंटेंस में विद है वो भी प्रीपोजिशन है, फिफ्थ सेंटेंस में ऑफ है वो भी प्रीपोजिशन है। तो जब सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन वो उसके बाद आने वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वर्ब से पहले का वो पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका। तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको इग्नोर कर दें, आइसोलेट कर दें और उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसका देखें नंबर। वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करें, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करें। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, द मदर डक विद ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स वॉक्स टू द गार्डन। यहाँ पे मदर डक सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए वॉक्स आपकी वर्ब भी एक वचन है। दूसरा उदाहरण, उसमें भी मदर डक आपका सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब वॉक्स टू द गार्डन वो भी आपका सिंगुलर है। तीसरे सेंटेंस में द स्टूडेंट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब इज एक्साइटेड। आप यहाँ पे देखें कि जो ब्लू कलर में जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सब्जेक्ट है और येलो कलर में वर्ब है। तो तीसरे सेंटेंस में द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है और येलो कलर में इज आपकी वर्ब है, इज एक्साइटेड, तो इज सिंगुलर है। फोर्थ सेंटेंस में भी सेम स्थिति है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है और इज एक वचन है तो वर्ब भी इज एक वचन है। द फोकस यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब वॉज एक वचन है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रत्येक इसमें यहाँ पे 5 एग्जांपल्स दिए गए। 5 एग्जांपल्स में आप देखिए कि वर्ब से जस्ट पहले जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसमें जो नाउन यूज हुई है वो प्लूरल है, जैसे डकलिंग्स, मेंबर्स, डिग्रीज, इंटरव्यूज़, तो प्लूरल है। तो आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो कि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, नहीं। प्रीपोजिशनल फ्रेज को फाइंड आउट करके उसको आइसोलेट करना है और उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका नंबर देख करके हमको वर्ब का नंबर डिसाइड करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, सम इंडेफिनेट प्रोनाउंस and nouns will be singular or plural depending on the object of the prepositional phrase. These words are always about number or amount such as whole, half, none, most, part, etc. कई बार इंडेफिनेट प्रोनाउन या नाउन जब होती है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये डिपेंड करता है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर मानी जाएगी और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। और ऐसे सेंटेंस जब आते हैं सेंटेंस में तो वो किसी नंबर या अमाउंट को दर्शाते हैं, तो जैसे कि ऑल, हाफ, नन, मोस्ट, पार्ट, एट्सेट्रा इत्यादि वर्ड्स का प्रयोग उसमें होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरणों से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वर्ड सम आ गया जो कि एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो सम। अब उसके बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसमें ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए सम को भी हम प्लूरल मानेंगे, सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव
फेल्ड। तो हैव जो है यहाँ पे प्लूरल के तौर पे यूज हुई है, हैव फेल्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स को फॉलो किया हमने, जो कि हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट का नंबर डिसाइड करना है। तो सब्जेक्ट सम है, तो सम का नंबर यहाँ पे हो गया प्लूरल, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट प्लूरल है। अकॉर्डिंगली हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण आप देखें, सम ऑफ द केक इज गॉन। अब यहाँ पे केक सिंगुलर है, इसलिए सम को हमने यहाँ पे सिंगुलर माना, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। आप बात को समझें कि जब किसी अमाउंट, नंबर, क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स के साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है, तो उस वर्ड को हम, उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर और प्लूरल प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट के आधार पे मानेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रखे हैं। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट्स हैं। सम, सम, ऑल, मोस्ट, नन, जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपके सब्जेक्ट हैं, और येलो कलर में आपकी वर्ब है। तो यहाँ पे आप ठीक से देखें कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, यहाँ पे सम को हमने प्लूरल माना क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। दूसरे सेंटेंस में सम को हमने सिंगुलर माना क्योंकि केक सिंगुलर है। तीसरा सेंटेंस आप देखें, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुवचन है, सिंगुलर चाइल्ड, प्लूरल चिल्ड्रन। तो ऑल ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द पार्क, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए वर्ब लाइक भी प्लूरल का प्रयोग हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बिजी इन राइटिंग असाइनमेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड प्लूरल है, इसलिए मोस्ट को प्लूरल माना और इसलिए प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया हमने। पांचवें सेंटेंस में नन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब भी लाइक प्लूरल प्रयोग किया। नन ऑफ द बॉयज़ लाइक सिंगिंग। तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो सिंगुलर होगा। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज में हम देखें कि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल मानेंगे कब, जब हम किसी क्वांटिटी, नंबर और अमाउंट की बात कर रहे होते हैं और उनको इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड्स जैसे सम, ऑल, मोस्ट, नन, हाफ, पार्ट, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो आप ये रूल नंबर 6 को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जैसे ग्रुप, टीम। कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें एक वर्ड होता है जो एक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे टीम, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, कमेटी में भी काफ़ी मेंबर्स होते हैं, एक से अधिक मेंबर होते हैं। फैमिली, फैमिली में भी एक से अधिक लोग होते हैं। एंड क्लास, कक्षा में भी एक से अधिक बच्चे होते हैं। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन, और ये वर्ड जो हैं एक से अधिक लोगों को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर। लेकिन जब हम इनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो हम इनको एक वचन के रूप में मानेंगे, एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब, और हम इनके साथ में जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो भी एक वचन ही प्रयोग करेंगे। ऐसा ना समझे कि जैसे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं तो हम इसको प्लूरल माने, नहीं। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो इसको प्लूरल माने, नहीं, ऐसा नहीं मानना है। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ही मानेंगे, एक वचन मानेंगे, और इसलिए उसके साथ आने वाली वर्ब भी एक वचन होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। द ग्रुप, समूह, मीट्स, मिलता है हर वीक, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह समूह मिलता है। तो यहाँ पे समूह मतलब समूह के लोग, तो उसमें एक से अधिक लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप वर्ड का यूज हुआ है जिसको हम प्लूरल नहीं सिंगुलर मानेंगे, इसलिए वर्ब भी मीट्स सिंगुलर आई है। दूसरा उदाहरण देखें, द कमिटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। द कमिटी, कमिटी मतलब कमिटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी, एग्रीज सहमत होते हैं, ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग लिखने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर सहमत हो रहे हैं। तो यहाँ पे कमिटी वर्ड को हम एक वचन मान रहे हैं, इसलिए एग्रीज वर्ड भी जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर के तौर पे प्रयुक्त हुई है, एग्रीज। एस लग गया तो सिंगुलर हो गई। तीसरा उदाहरण देखिए, माई फैमिली लाइक्स टू गो ऑन ए पिकनिक। माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, परिवार मतलब एक से अधिक लोग हैं परिवार में, तो सभी लोगों को क्या पसंद है, पिकनिक पे जाना पसंद है। तो फैमिली को हमने सिंगुलर माना है, इसलिए लाइक्स वर्ड यूज़ किया जो कि आपकी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल देखें, इंडियन क्रिकेट टीम विन्स द फाइनल। भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मैच जीतती है। अब इसमें देखिए
क्रिकेट टीम, उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेयर है, उसमें एक से अधिक प्लेयर हैं। जैसे क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो 11 प्लेयर्स हैं, तो 11 प्लेयर्स होने के बावजूद भी हम टीम वर्ड यूज हुआ है तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे, एक वचन मानेंगे, इसलिए हमने वर्ब विंस का प्रयोग किया, न कि विन का। तो आपका सेंटेंस हो गया इंडियन क्रिकेट टीम विंस द फाइनल। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, जब कभी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कोई कलेक्टिव नाउन होगी तो आप उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम एज ए सिंगुलर नाउन कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, वाटर, एडवाइस, मोटिवेशन, राइस, हेयर, फर्नीचर, रेन, वेदर, स्लीप, स्ट्रेस, एजुकेशन, डायबिटीज़, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, एट्सेट्रा। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। टेक ए सिंगुलर वर्ब विद देम, और जब कभी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो अपने साथ में एक वचन क्रिया को लेंगे। दिखने में वो बहुवचन जैसे लगते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाली क्रिया एक वचन होगी और वो खुद भी एक वचन के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, शिक्षा सफलता की कुंजी है। एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको एक वचन माना, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब इज भी एक वचन है। यहाँ पे ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, येलो कलर में वर्ब है। दूसरा उदाहरण देखिए, डायबिटीज़। डायबिटीज़ जब आप अकेला वर्ड देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन डायबिटीज़ एक बीमारी का नाम है और ये डायबिटीज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हमने सिंगुलर के तौर पे लेना है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, सिंगुलर मानी जाती है। तो डायबिटीज़ अफेक्ट्स, सिंगुलर वर्ब आ गई, अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। डायबिटीज़ संसार में कई लोगों को प्रभावित कर रही है, कई लोग इससे ग्रसित है, इस बीमारी से। तो हमने डायबिटीज़ वर्ड को सिंगुलर माना, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी अफेक्ट्स भी सिंगुलर है। तीसरा उदाहरण देखें, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वॉज रिलेवेंट टू द स्टडी। द इंफॉर्मेशन यानी सूचना जो सूचना मिली वो आपके अध्ययन से संबंधित थी। तो सूचना शब्द जो है आपका सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, वो एक वचन है, इसलिए आने वाली वर्ब वॉज भी एक वचन का प्रयुक्त हुई। चौथा सेंटेंस देखिए, द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड। तो रिसर्च शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन है, इसलिए वॉज आपकी वर्ब भी एक वचन हुई। इकोनॉमिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स देखने में लगता है कि प्लूरल है, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी हो सकता था, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कुछ भी होगा, तो हम उसको एक वचन मानेंगे। और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इकोनॉमिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, अनकाउंटेबल नाउन है तो एक वचन है, और एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी। वाटर, मिल्क, ये सभी सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। एडवाइस, मोटिवेशन, राइस, ये सब आप ध्यान रखें। हेयर वर्ड अब जब कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। फर्नीचर भी सिंगुलर माना जाएगा, चाहे फर्नीचर में उसके साथ में इंक्लूडिंग 10 चीज़ें हों, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है, वो उसके साथ 10 चीज़ें होने पर भी वो सिंगुलर ही माना जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब कभी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आएगी उसको हम एक वचन मानेंगे और उसके साथ आने वाली क्रिया भी एक वचन होगी। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, when the subject is a unit of measurement of time, distance, money, weight, etc., the unit is considered singular and will take a singular verb in the sentence. जब किसी सब्जेक्ट में हम किसी मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग करते हैं, वो मेजरमेंट किसी समय का भी हो सकता है, डिस्टेंस का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, वेट का भी हो सकता है, तो जो भी मेजरमेंट यूनिट है, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो नंबरिंग हो 1 2 3 करके, अगर मेजरमेंट यूनिट है तो हम उसको एक वचन मानेंगे, इसलिए उसके साथ आने वाली जो क्रिया है वो भी एक वचन होगी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देखें। ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, येलो कलर में वर्ब है। 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट इज़ टू मच टू ईट एट वंस। एक बार में खाने के लिए 10 पाउंड चॉकलेट बहुत ज़्यादा है। तो 10 पाउंड्स देखने में प्लूरल लग रहा है,
लेकिन चूंकि इसके साथ में 10 पाउंड्स जो है मेजरमेंट यूनिट है, किसी चीज़ का मेज़र करते हैं, इसे मापतोल का एक यूनिट है, एक इकाई है, तो मापतोल की इकाई के तौर पे अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में कोई यूनिट लगता है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर इज आई है। 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट, आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो कि 10 पाउंड्स आ गया तो प्लूरल है, नहीं, 10 पाउंड्स एक मेजरमेंट यूनिट है, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, 15 फीट ऑफ काइट स्ट्रिंग टेंगल्स वेरी इजीली। यहाँ पे 15 फीट ऑफ काइट स्ट्रिंग, पतंग की डोर, 15 फीट पतंग की डोर को हम आसानी से समेट सकते हैं। तो 15 फीट ऑफ काइट स्ट्रिंग, यहाँ पे 15 फीट जो है मेजरमेंट यूनिट है, इकाई है, मापतोल की इकाई है, तो ये मेजरमेंट यूनिट आने की वजह से ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसलिए वर्ब टेंगल्स भी सिंगुलर हुई है। तीसरा उदाहरण देखिए, 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स देखने में लगता है प्लूरल है, नहीं, 50 किलोमीटर्स एक मेजरमेंट यूनिट है लंबाई की, डिस्टेंस की, इसलिए 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस को हम जब हम मेजरमेंट यूनिट के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर इसको मानेंगे और इसके साथ आने वाली वर्ब इज, ये भी सिंगुलर यहाँ पे सेंटेंस में ली गई है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, $10 million इज़ अ ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। $10 million आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये आपके मनी को मेज़र करने का एक यूनिट है, $10 million, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी इज भी सिंगुलर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई मेजरमेंट यूनिट के साथ में सब्जेक्ट आता है तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। रूल नंबर 10, सम काउंटेबल नाउन्स in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form and take plural verb। कुछ ऐसी काउंटेबल नाउन्स हैं इंग्लिश में जो हमेशा प्लूरल ही होती है, उनका सिंगुलर नहीं होता, इसलिए उनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे कि द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, इस क्वार्टर की जो कमाई है, अर्निंग है, वो हमारी आशा से, अपेक्षा से ज़्यादा अधिक है, कहीं अधिक है। तो अर्निंग्स प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एक्सीड जो कि येलो कलर में दिया हुआ अंडरलाइंड वर्ड है वो आपकी वर्ब है, वो भी प्लूरल है, वो भी बहुवचन है। अर्निंग्स बहुवचन है तो आपके एक्सीड वर्ब भी बहुवचन है। दूसरा उदाहरण, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द पुअर। अब यहाँ पे द प्रोसीड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गो वर्ब भी प्लूरल है। तीसरा उदाहरण देखें, लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो गुड्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव भी आपकी वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी काउंटेबल नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उनका सिंगुलर होता नहीं है, इसलिए उनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, बहुवचनी होगी, जैसा कि यहाँ पे 3 उदाहरणों से हमने देखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आपने इतने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, सुना और समझा, उसके लिए आपको धन्यवाद। इंग्लिश ग्रामर को बड़े आसान और सिंप्लीफाइड तरीके से सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सुरेंद्र आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर को ठीक करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।